हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, एक संविदाकल्प संविदा नहीं है, यह विधि निर्मित द्वारा एक दायित्व है। उदाहरण तथा निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। संविदाकल्प को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। याद रखना, संविदाकल्प क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो एक संविदाकल्प है, जो एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, वो संविदा नहीं है, ये बताना है हमें। ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर प्लस अदर सेमेस्टर के लिए भी ये क्वेश्चन है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 68 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संविदा में असमर्थ है, जैसे कि अप्राप्तव्य व्यक्ति या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति और आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती हैं, तो जिस व्यक्ति ने ऐसी प्रस्तुत प्रदान की हैं वह असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से अपना भुगतान प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति माइनर है, ठीक है, या वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उसको आपने कोई वस्तु प्रदान करी है, कोई उसे खाने पीने की चीज़ें हैं या फिर कोई कपड़ा है या फिर कुछ अदर उसकी हेल्प करी है, फाइनेंशियली हेल्प करी है, तो आपका अधिकार है कि जो आपने उसकी हेल्प करी है तो बाद में आप उसकी संपत्ति से अपनी जो आपने खर्चा किया है उसका भुगतान प्राप्त कर सको। ये संविदा जो होती है ये इम्प्लाइड होती है, यानी कि ये संविदा की नहीं जाती, ये अपने आप इम्प्लाइड होती है। इम्प्लाइड का मतलब होता है विलक्षित। जो ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 9, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविदा अधिनियम का सेक्शन 9 बताता है कि संविदा दो तरह की होती है। एक तो होती है एक्सप्रेस संविदा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जो एक्सप्रेस होते हैं उनको हिंदी में कहते हैं अभिव्यक्त, जिनको आप खुद से अभिव्यक्त करते हो, जिनको आप खुद से बताते हो, या फिर जिन संविदा को आप खुद से अपनी सहमति से बिना किसी रुकावट के आप खुद से बनाते हो। एक होती है इम्प्लाइड संविदा जो खुद आप पे लागू हो जाती है। जैसे आप बस में बैठे, आपने बस वाले से कहा कि आपको कहीं जाना है, आपने एक पर्टिकुलर जगह का नाम बताया, आपने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है, आप उसमें बैठ गए और उसने आपसे पैसे मांगे, तो ये जो संविदा होती है ना, ये इम्प्लाइड होती है कि आप उसमें बैठे तो वो वहीं से आपकी जो संविदा है वो क्रिएट होगी, आप वहाँ पे पैसे देने के लिए बाध्य हो गए हैं। ठीक है, और जो विलक्षित होती है, और जो आपकी अभिव्यक्त वाली होती है, जिसमें आप अभिव्यक्त करते हो, जिसमें आप खुद से एक्सप्रेस करते हो कि आपको अपना कोई सामान सेल करना है, तो उसे कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। और जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो खुद से आपके बन जाते हैं, जिन्हें आप नहीं बनाते हो, उनको कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो आपका क्वेश्चन है आज, इसमें आपसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जिन कॉन्ट्रैक्ट को आप खुद से नहीं करते हो वो खुद ही अप्लाई हो जाते हैं। जैसे इसमें कहा है कि अगर आपने किसी नाबालिग की मदद की, ठीक है, आपने किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए कुछ उसको आवश्यक अनुसार उसके लिए कोई वस्तु दी, उसको कोई कपड़े दिए, या फिर उसको वो बीमार है उसके लिए कोई दवाई दी, तो आप उसकी संपत्ति से भुगतान प्राप्त कर सकते हो, आप उसकी संपत्ति से अपने उन खर्चों को प्राप्त कर सकते हो, आप मांग सकते हो, आप उसके लिए कोर्ट भी जा सकते हो कि आपने इसके लिए ये काम किया था और आपको उसके लिए प्रतिकर दिलाया जाए, जो भी आपका खर्चा हुआ है वो आपको दिलाया जाए। इसके बाद है, यह धारा निम्नलिखित उद्देश्य को पूरा करती है, जैसे कि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और भुगतान की सुरक्षा। जैसे कि अभी ऊपर पढ़ा था कि यह सुनिश्चित करती है कि असमर्थ व्यक्ति को आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाएं। आपने किसी को उसकी ज़रूरत के अनुसार कोई वस्तु प्रदान कराई, तो आप उसके लिए उसकी संपत्ति से धनराशि प्राप्त कर सकते हो, यानी कि जो आपने खर्च किया है उसको प्राप्त कर सकते हो। और एक है भुगतान की सुरक्षा। यह धारा जिस व्यक्ति ने वस्तुएं प्रदान की हैं उसे असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से भुगतान प्राप्त करने का हकदार है। वो जो व्यक्ति है वो उसकी संपत्ति से उस भुगतान को प्राप्त करने का, उन खर्चों को प्राप्त करने का अधिकारी है। यही बात करी गई है ऊपर और यही बात यहाँ पे दोनों में बताई गई है। इसके लिए ये दोनों बातें होनी जरूरी हैं। और अगर कोई अपनी मर्जी से करता है, यानी कि उसका कोई इंटेंशन नहीं होता आपसे कुछ भी प्राप्त करने का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें आप कोर्ट जाके उससे कंपनसेशन नहीं मांग सकते। ठीक है,
इसके लिए सेक्शन यही है आपका 68। इस सेक्शन को याद रखना। इसमें ना टोटल 68 से लेके 72 तक, 68 से 72 तक के सेक्शन याद रखना आप, क्योंकि यही इन्हीं सेक्शनों में इस सारे को डिफाइन किया हुआ है संविदा कल्प को। ठीक है। और संविदा कल्प वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो खुद से इम्प्लाई हो जाते हैं, आप उसके लिए अपने तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हो। इसके बाद है एक व्यक्ति रोहन जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जो रोहन है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, वो ठीक नहीं है। उसको दुकानदार रामेश्वर द्वारा आवश्यक वस्तुएं जैसे कि खाना, कपड़े, दवाएं प्रदान की जाती हैं। जो रामेश्वर है उसको उसकी ज़रूरत का सामान उसको प्रदान करता है। रोहन के पास अपनी संपत्ति है लेकिन वह संविदा करने में असमर्थ है। रोहन जो है वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए वो संविदा नहीं कर सकता। लेकिन इस मामले में रामेश्वर को रोहन की संपत्ति से अपना भुगतान प्राप्त करने का हकदार है, क्योंकि रोहन को आवश्यक वस्तुएं प्रदान की हैं। यह धारा 68 के तहत आता है, जो कि अस्वस्थ व्यक्ति को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने वाले व्यक्ति को भुगतान प्राप्त करने का हकदार बनाती है। 68 में सिर्फ इतना बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति असमर्थ है या फिर मानसिक रूप से बीमार है, वो आपसे संविदा नहीं कर सकता है और आप उसके लिए कोई कार्य करते हो, तो आपने जो कार्य उसके लिए किया है, आप उसके लिए उससे कंपनसेशन, उससे अपने खर्चे का जो भुगतान है वो प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ ये बोला गया 68 में। ठीक है। इसके बाद है इसका दूसरा एग्जाम्पल, खे जो पागल है को खे द्वारा आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। खे की संपत्ति से खे पूर्ति पाने का हकदार है, क्योंकि खे संविदा करने में असमर्थ है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हितवृत्त व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए धन की पूर्ति, यानी कि जिस व्यक्ति के हित के लिए आपने कोई भुगतान किया है, तो आप उससे अपनी जो प्रतिपूर्ति है, जो आपने खर्चा किया है, आप उसको उससे मांग सकते हो। ये लिखा हुआ है सेक्शन 69 में। रिम्बर्समेंट ऑफ मनी पेड बाय द पर्सन इंटरेस्टेड, जिस पर्सन ने आपकी चीज़ों का इंटरेस्ट उठाया है, उस पर्सन से आप भुगतान पा सकते हो। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हित में कोई धन भुगतान करता है, तो वह व्यक्ति जिसके हित में धन भुगतान किया गया है, उसे भुगतान किए गए धन की प्रतिपूर्ति करनी होगी। यानी कि जैसे कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी। अगर बी ने ए के लिए कोई भुगतान किया है, यानी कि ये इसका दोस्त है, इसने इसके लिए कोई भुगतान किया है, कहीं पे कोई खर्चा किया है, तो जो बी है वो उस खर्चे को प्राप्त करने का अधिकारी है और वो उस खर्चे को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल है, खे के पास कै की भूमि का पट्टा है। पट्टे को कहते हैं लीज, यानी कि जिस जमीन को आप किराए पे कुछ समय के लिए लेते हो, जैसे 1 साल या 2 साल के लिए आप किसी से कोई ज़मीन लेते हो किराए पर, उसको कहते हैं पट्टा। इंग्लिश में लीज, हिंदी में पट्टा। लेकिन कै द्वारा सरकार को देय राजस्व के बकाया होने के कारण भूमि सरकार द्वारा विक्रय के लिए विज्ञापन की जाती है। अब जो कै था उसका राज्य पर कुछ रेवेन्यू बाकी था, यानी कि राज्य का कुछ खर्चा बाकी था, और उसने जो राज्य है उन्होंने भूमि को बेचने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। कै विक्रय को रोकने और अपने पट्टे को बचाने के लिए कै द्वारा शोध्य राशि सरकार को सदत्त करता है। जो कै है वो जो उसकी कै की राशि है वो उसको दे देता है, यानी कि जो राज्य का कै पर बकाया था वो उसने किसने दे दिया, कै ने। इसके बाद कै को सदत्त रकम की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य हो जाता है। जो कै है वो कै से अपना धन पाने का बाध्य हो जाता है, क्योंकि उसने उसके बिहाफ पे पैसे दिए थे सरकार को। ठीक है। इसके बाद है अनुग्राहिक न होने वाले कार्य
के लिए भुगतान का दायित्व, जो मुफ्त के कार्य होते हैं, मुफ्त न होने वाले कार्यों के लिए भुगतान का दायित्व। यहाँ पे आप मुफ्त भी लिख सकते हैं, जो फ्री में कार्य होते हैं, निःशुल्क। ये 70 में बताया गया है, धारा 70 में, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य करता है या उसे कोई चीज़ प्रदान करता है, लेकिन उसका आशय अनुग्रह से नहीं है, उसका आशय मुफ्त देने से नहीं है, तो वह व्यक्ति जिसके लिए कार्य किया गया है या जिसे चीज़ प्रदान की गई है, उसे उस कार्य या चीज़ के लिए भुगतान करना होगा, उसे वापस करना होगा। ऐसा कहा गया है 70 में कि अगर कोई व्यक्ति है वो किसी के लिए कोई कार्य कर रहा है या फिर उसको कोई चीज़ दे रहा है और उसका जो मतलब है, उसका जो इंटेंशन है वो फ्री में करने से या फ्री में देने से नहीं है, तो उसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा उसका भुगतान करने का। इसका एक उदाहरण है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई सेवा प्रदान करता है, जैसे कि एक वकील किसी मामले में किसी व्यक्ति की पैरवी करता है, तो वह व्यक्ति जिसके लिए सेवा प्रदान की गई है उसे वकील को भुगतान करने का दायित्व होगा। किसी व्यक्ति ने अगर वकील की सेवाओं का इस्तेमाल किया है, यानी कि वकील ने उसके लिए कार्य किया है, तो वो उसकी फीस देने के लिए बाध्य होगा, वो उसकी फीस देगा। ठीक है। इसके बाद है, व्यापारी के कुछ माल बै के घर पे भूल जाता है, ये बै है यहाँ पे, बै के घर पे छोड़ जाता है या फिर भूल जाता है, और ख उस माल को अपने माल के रूप में बरतता है, यानी कि उसको इस्तेमाल करता है ख अपने माल की तरह। इस मामले में ख को क को सदाय करने के लिए बाध्य है, यानी कि जो उसने माल का इस्तेमाल किया है या तो वो उसका माल वापस करे, अगर उसकी ऐसी दशा कर दिया है कि वो यूज़ करने लायक नहीं है तो वो उसके लिए उसके पैसे देगा। ठीक है। ख की संपत्ति को क आग से बचाता है। आप इनकी जगह नाम भी यूज़ कर सकते हो किसी का, जैसे रमेश की संपत्ति सुरेश आग से बचाता है। लेकिन यदि परिस्थितियां दर्शित करती हों कि जो क है, जो सुरेश है, का आशय अनुग्रहित कार्य करने का था, यानी उसका कार्य मुफ्त में करने का था, उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो उस कार्य के बदले में उससे कोई पैसे लेगा, तो जो रमेश है, जो ख है, प्रतिकर पाने का हकदार नहीं है। इस मामले में क का कार्य अनुग्रहिक था, यानी कि उसका जो कार्य था वो फ्री का था, तो इसके लिए वो प्रतिकर नहीं मांग सकता, इसके लिए वो पैसे उससे नहीं मांग सकता कि मैंने आपके लिए काम किया है, आप मुझे उसका कुछ भुगतान करो। उसका कार्य ही था, मतलब वो जो कार्य कर रहा था वो उसको फ्री में ही कर रहा था। ठीक है। इसके बाद है, न्यायमूर्ति गजेंद्र गरकड़ ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बीके मंडल एंड सन्स AIR 1962 में धारा 70 की कुछ शर्तों को बहुत स्पष्ट रूप से बताया। इस धारा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए 3 बातें सिद्ध करनी होंगी। अगर धारा 70 के अंदर आप कोई प्रॉफिट प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 3 बातें सिद्ध करनी होंगी। सबसे पहले, एक व्यक्ति ने दूसरे के लिए विधि पूर्वक कोई कार्य किया हो या कोई चीज़ प्रदान की हो, जैसे वकील ने विधि पूर्वक उसके लिए केस लड़ा था, उससे फीस पाने का वो अधिकारी है। उसने ऐसा कार्य अनुग्राहिक करने का आशय न रखते हुए किया था, यानी कि जो वो व्यक्ति है जिसने कार्य किया था उसका जो इंटेंशन है फ्री में कार्य करने का नहीं था। यहाँ पे आप इसको काट कर मुफ्त लिख लेना, क्योंकि ये शायद याद ना हो, तो यहाँ पे मुफ्त लिख लेना कि उसने ऐसा कार्य मुफ्त में करने के आशय से न रखते हुए किया था। अगर किसी ने मुफ्त का आशय नहीं रखा था तो उसको वो कंपनसेशन दिलाया जाएगा। और ऐसे अन्य व्यक्ति ने उसका फ़ायदा उठाया, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति ने आपसे काम कराया, आपका फ़ायदा उठाया, तो उसके लिए आप पैसे मांग सकते हो। इन 3 शर्तों को पूरा करने पर इस धारा 70 के तहत लाभ प्राप्त करने का दावा किया जा सकता है। अगर ये 3 शर्तें पूरी हो जाएंगी तो आप वाद ले जा सकते हो कि आपने जो भी कार्य किया है उसके लिए आप कंपनसेशन प्राप्त करने के अधिकारी हो।
इसके बाद है इसका पॉइंट 4 सेक्शन 71 माल पड़ा पाने का उत्तरदायित्व, यानी कि अगर आपको कोई माल पड़ा पाया है तो उसके लिए आप कैसे उत्तरदायित्व हो, ये है इसमें। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में ले लेता है, यानी कि कोई किसी का माल पाता है और उसको अपने पास रख लेता है, तो वह व्यक्ति उस माल की सुरक्षा और रखरखाव के लिए उत्तरदायित्व के अधीन होता है। यानी कि उसकी वो जिम्मेदारी होती है कि वो उस माल को ऐसे रखे जैसे वो उसका ही माल है, जैसे कि वह माल उसका अपना है। उस माल का वो ध्यान ऐसे ही रखेगा जैसे कि वो उसका खुद का माल है, और वो जिसका माल है उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर मिल जाता है तो वो उसको दे देगा, नहीं मिलेगा तो वो यूज़ करेगा। उच्चतम न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अमर सिंह AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1960 के बाद में मालगाड़ी के जो डब्बे पाकिस्तान रेल अधिकारियों ने बॉर्डर के पार हिंदुस्तान की ओर ढकेल दिए और भारतीय रेल ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। जो पाकिस्तान बॉर्डर अधिकारी हैं उन्होंने जो माल के डब्बे थे वो हिंदुस्तान की तरफ ढकेल दिए थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय रेल ने कोई खोई हुई या खोया हुआ माल प्राप्त किया है, बल्कि यह कहना चाहिए कि माल के मालिक तथा रेल की विलक्षित सुविधा की गई थी। यानी कि वो सुविधा जो थी वो इम्प्लाइड हो गई थी, क्योंकि उसने जो पाकिस्तान है उन्होंने अपनी मर्जी से उन डब्बों को हमारी हिंदुस्तान की तरफ ढकेल दिया था। तो ये हमारे डब्बे हो गए, इन पे हमारा अधिकार हो गया। ठीक है, मतलब भारत का। इसका एक आखिरी पॉइंट है, भूल या पिपीड़न के कारण सदाए, यानी कि भूल या फिर डरा धमकाकर आपसे किसी ने कुछ लिया या फिर आपने डर कर किसी को कुछ दिया। मिस्टेक और कोर्जन में ये बात कही गई है, जो आपका सेक्शन 15 है उसमें कोर्जन बताया गया है कि डरा धमकाकर अगर कोई आपके साथ संविदा करता है तो वो संविदा मान्य नहीं होती, वैलिड नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई पैसा संपत्ति देता है, कोई पैसा या फिर कोई संपत्ति देता है, लेकिन वह ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है, यानी कि वो पिपीड़न में आ गया, कोर्जन में उसको मजबूर किया गया कि वो उसको कोई पैसा या संपत्ति दे, या उसे गलत जानकारी दी गई, तो वह व्यक्ति उस सदाए जो उसने दिया है, सदाए का मतलब होता है देना, जो उसने उसको दिया है उसे वह वापस पाने का हकदार होगा। इसके बाद इसका एक उदाहरण है, A और B संयुक्त रूप से C के 100 रुपये के देनदार हैं, यानी कि A और B के पास C के 100 रुपये हैं। ठीक है, 100 रुपये इसके पास है, 100 रुपये इसके पास है। A अकेले ही C को वह रकम दे देता है, यानी कि 200 रुपये जो है वो C को दे देता है। कौन? A अकेले ही दे देता है। लेकिन B को यह नहीं पता था कि A ने पहले ही रकम सदत कर दिया है या फिर कर चुका है, वो पहले ही उसको पैसे दे चुका है, ये B को नहीं पता था। इसके बाद B भी C को 100 रुपये दे देता है। इस प्रकार C ने 2 बार रकम प्राप्त की है, जबकि वह केवल एक बार ही रकम प्राप्त करने का हकदार है। इसलिए C को B को प्रतिसदा, यानी कि जो C ने पैसे लिए हैं वो उनको वापस करने के लिए बाध्य है, वो उनको वापस करेगा, जो पैसे उसने लिए हैं वो उसको वापस करेगा। बस यहीं तक था हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके कुछ कीवर्ड हैं जिससे आप इनको याद रख सकते हो। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा क्या बताती है? जो कोई व्यक्ति है अगर वो अपने कार्य को करने में असमर्थ है या फिर मानसिक रूप से ठीक नहीं है, आपने उसके लिए कोई कार्य किया है, तो आप उससे उसकी संपत्ति से अपने जो खर्चे हैं उनको प्राप्त कर सकते हो। आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति, जो आवश्यक वस्तुएं उसको दी हैं उसकी पूर्ति आप ले सकते हो। इसमें जो भुगतान की सुरक्षा है, ये 2 पॉइंट थे। ठीक है, फिर है हितवृत्त व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए धन की
प्रतिपूर्ति। सेक्शन 69, जिस व्यक्ति के हित में आपने भुगतान किया है तो आप उससे वापस धन पाने के अधिकारी हो। जैसे एक भूमि के पट्टे वाला हमने एक उदाहरण पढ़ा था, लीज वाला। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट था अनुग्राहिक न होने वाले कार्यों के लिए भुगतान का दायित्व। सेक्शन 70, यानी कि जो कार्य आप मुफ्त में करने के इरादे से नहीं करते हो तो उसके लिए आप कंपनसेशन प्राप्त कर सकते हो, जो प्रतिकर है वो प्राप्त कर सकते हो। इसमें दो बातें थी, एक तो उदाहरण में आपने किसी की सेवा प्राप्त करी है तो आप उसके पैसे दोगे। दूसरा कि अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति को आग से बचाता है और उसका उद्देश्य निःशुल्क है, यानी कि उसका उद्देश्य नहीं है आपसे कुछ भी पाने का, तो वो पाने का अधिकारी नहीं है। यानी कि वो फिर कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकता कि मैंने आपकी संपत्ति बचाई थी या मैंने इस व्यक्ति की संपत्ति बचाई थी, आप मुझे इसके लिए कंपनसेशन दिलाओ। फिर था न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर वाला केस, जिसमें 3 बातें बताई थी कि जो आप प्राप्त कर सकते हो, जो धन प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए 3 बातें थी। ठीक है। इसके बाद है माल का पड़े पाना। माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व, यानी जिस व्यक्ति को माल पड़ा हुआ पाता है, कुछ भी चीज़ पड़ी हुई पाती है, सोने की अंगूठी है, किसी का फ़ोन है, कोई भी चीज़ है, वो उसको जब तक उसका मालिक नहीं मिल जाता तब तक वो उसको अपने पास इस तरह से रखेगा जैसे वो अपनी संपत्ति को रखता है, या फिर जैसे वो अपनी संपत्ति की देखभाल करता है ऐसे ही वो उस व्यक्ति की संपत्ति की देखभाल करेगा जिसकी उसे संपत्ति मिली है। इसके बाद है उच्चतम न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया अमर सिंह AIR 1960 का एक मामला था जिसमें पाकिस्तान के रेल के डब्बे थे जो उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ ढकेल दिए थे, तो उस पर किसका कब्जा हो गया था? हिंदुस्तान का। इसके बाद इसका एक आखिरी पॉइंट है भूल या पिपीरण के कारण सदाएं। धारा 72 में बताया गया है मिस्टेक ऑफ कोर्जन, जब कोई व्यक्ति भूल से या फिर उससे ज़बरदस्ती कोई चीज़ ले लेता है तो वह अपनी संपत्ति को वापस पाने का अधिकारी है। जैसे कि उदाहरण में हमने देखा था सी के 100 रुपये के देनदार, यानी कि 2 व्यक्ति थे जो सी को 100 रुपये देते, लेकिन एक व्यक्ति ने ही 100 रुपये दे दिए थे, जिसकी वजह से सी ने जो दूसरा व्यक्ति है उसको 100 रुपये दिए थे वापस। ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा क्वेश्चन, और इसको याद करने का ये सबसे इजी तरीका है कि आप इनकी ये हेडिंग याद कर लो, थोड़ा सा अंदर से पढ़ लो, और जब आप एग्ज़ाम दोगे तो अंदर का आपको अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। जब आप कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ किसी को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, या फिर मेरी जो मेहनत है वो किसी का काम आ रही है। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।